चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखे थे भारत के भूगोल के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लिए थे। और आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल के पार्ट 4 को देखेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 जो है भारत की जलवायु उसको देखेंगे। भारत की जलवायु में जो कहता है, सबसे पहले लिखा हुआ क्वेश्चन उसी को पढ़ देते हैं कि भारत में मानसून जो होता है सबसे पहले जो आता है अंडमान निकोबार में आता है। कहाँ आता है? अंडमान निकोबार में आता है। और कब आता है? तो 1 मई को आता है। कब आता है? 1 मई को आता है। कि भारत के मानसून जो है, भारत के मानसून का आगमन सबसे पहले जो होता है अंडमान निकोबार में 1 मई को हो जाता है। चलिए भारत के जलवायु के बारे में स्टार्ट से पढ़ते हैं कि भारत की जलवायु मौसम एवं जलवायु के अनुसार इसमें देखेंगे कि मौसम वायुमंडल के क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसम दशा के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदल जाता है, जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह मौसम जो है एक दिन या एक सप्ताह में बदल जा सकता है, परंतु जलवायु में बदलाव जो आता है 50 या इससे अधिक वर्ष में आता है। तो मौसम और जलवायु में जो अंतर है, मौसम जो होता है या तो एक दिन या एक सप्ताह में बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो है इसका बदलाव जो होता है 50 साल या इससे अधिक वर्ष में होता है। उसके बाद है भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है, मानसून का मतलब क्या है? जिसमें ऋतु के अनुसार पवन की दिशा उत्क्रमण हो जाता है, जिसमें ऋतु के अनुसार पवन की दिशा बदलती जाती है। इसी को मानसून कहेंगे, ठीक ना। कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा अब जो पेड़ है वह जो है देवदार है। कौन सा पेड़ है? देवदार है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर। उसके बाद आगे देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक जो है कौन कौन है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक। तो भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाली कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है कि स्थिति एवं ऊंचावच संबंधी कारक, स्थिति एवं ऊंचावच संबंधी कारक। दूसरा है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। एक है स्थिति और कितना ऊंचाई पर है उसके अनुसार, एक है वायु दाब और पवन संबंधी कारक। जो लिखा हुआ है उसको बाद में पढ़ देते हैं, पहले जो लुसेंट में है उसको पढ़ते हैं। तो एक में जो था स्थिति एवं ऊंचावच संबंधी कारक, उससे संबंधित पढ़ेंगे। अक्षांश, प्रथम जो स्थिति या ऊंचावच के अनुसार क्या है? अक्षांश यानी कर्क रेखा जो है पूरब पश्चिम दिशा, कर्क रेखा जो है पूरब पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। पूरब पश्चिम दिशा से देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग जो होता है, भारत का जो उत्तरी भाग है यह जो है शीतोष्ण कटिबंध, भारत का उत्तरी भाग जो हो जाता है क्या हो जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो होता है यह जो हो जाता है उष्ण कटिबंध। यह कैसा हो जाता है? उष्ण कटिबंध में पड़ता है। यानी कि भारत के मध्य भाग से जो गुजरता है कर्क रेखा, जिसके कारण उत्तरी भाग जो होता है शीतोष्ण कटिबंध में पड़ जाता है, और दक्षिणी भाग जो पड़ जाता है यह उष्ण कटिबंध में पड़ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से निकट होने के कारण सारा साल यानी पूरा साल जो होता है ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है। कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है, ठीक ना। ताप में अंतर कम होता है और ताप जो होता है ऊंचे ताप रहता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग यानी शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। यानी उत्तर दिशा में जो जाता है कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित जो होता है शीतोष्ण कटिबंध, जिसके कारण यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। तो यह जो हो गया अक्षांश के अनुसार। आगे देखेंगे हिमालय पर्वत,
हिमालय पर्वत जो है भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह अपनी सभी विस्तार के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाती है। यह ठंडी उत्तरी पवन से सुरक्षा प्रदान करती है। हिमालय जो है जो उत्तरी जो ठंडी पवन है उसे सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होता है, उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होता है और मध्य पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इस प्रकार जो हिमालय पर्वत है मानसूनी पवन को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जो मानसूनी पवन को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तीसरा बात देखेंगे जो जलवायु को प्रभावित करता है समुद्र तल से ऊंचाई यानी ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ हम लोग जानते हैं कि तापमान जो होता है यह घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदान की तुलना में अधिक ठंडा होता है। पर्वतीय प्रदेश जो होता है मैदान की तुलना में अधिक ठंडा होता है। जैसे दिया हुआ है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान जो हो जाता है 16 डिग्री, जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री। यह जो होता है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण हो जाता है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश में स्थित है, किंतु जो हो जाता है जनवरी में आगरा का तापमान जो हो जाता है 16 डिग्री हो जाता है और दार्जिलिंग का तापमान जो हो जाता है यह जो हो जाता है 4 डिग्री हो जाता है। चौथा कारक देखेंगे उच्चावच के अनुसार कि भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायु दाब, पवन की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून एवं जुलाई के बीच पश्चिमी घाट असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा कराते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनाभिमुख स्थिति के कारण कम वर्षा कराता है। तो यह जो हो जाता है एक अधिक वर्षा, एक कम वर्षा जो होता है उच्चावच के कारण हो जाता है। किस लिए होता है? उच्चावच के कारण होता है। आगे देखेंगे जो दूसरा बात पढ़े थे हम लोग कि वायु दाब एवं पवन से जुड़ा कारक कि भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता निम्न तीन कारक की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। प्रथम जो है वायु दाब एवं पवन के धरातल पर वितरण। दूसरा जो है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारक एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रभाव के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संरचना। और दूसरा बात जो है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा का अनुकूल। यानी कि जो उष्ण कटिबंध जो होता है जिसके कारण जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। यही बात जो लिखा हुआ है। उपयुक्त तीनों कारक का प्रभाव शीत और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होता है। जो ऊपर जो पढ़े तीनों कारक उसको शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दिया हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होता है पर्वतीय मानसून के कारण होता है। विश्व में अगर कहे कि सबसे अधिक वर्षा जो होता है कहाँ पर होता है? पर्वतीय मानसून से होता है। पर्वतीय मानसून से होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि ऋतु में प्रभाव क्या पड़ेगा कि धरातलीय वायुदाब एवं पवने से ऋतु में प्रभाव क्या पड़ता है कि शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण से क्या होता है? प्रभावित होता है। इसी समय हिमालय के उत्तर में
तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीप पवन के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीप ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवन के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूरब में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिम पवन के प्रभाव में आ जाती है। दूसरी बात है जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण। कह रहा है कि ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब का विभिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य और पश्चिम एशिया पश्चिम से पूरब बहने वाली पछुआ पवन जो बहता है, यह जो भारत में बहता है पश्चिम से पूरब के प्रभावधीन होता है। ये पवन तिब्बत के आगे देखेंगे ये पवन तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, जिसे जेट प्रभाव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जेट प्रभाव कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रभाव के मार्ग में अवरोधक का काम करता है। तो कहेगा कि जेट प्रभाव के मार्ग में अवरोधक का काम जो करता है तिब्बत की उच्च भूमि जो है करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रभाव 2 भाग में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार को उत्तर में बहती है। जेट प्रभाव की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण पूरब की ओर बहती है। इस दक्षिण शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 20 से 30 मिलीबार होता है। जेट प्रभाव की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यानी जाड़े के मौसम में जो वर्षा होता है उत्तर पश्चिम दिशा में, यह जो होता है जेट प्रभाव के कारण होता है। यही बात कह रहा है। तीसरा बात देखेंगे कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है, भूमध्य रेखा से उत्पन्न होता है। यानी कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ जो होता है जेट स्ट्रीम चाहे विक्षोभ कह दें, यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रभाव द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इसी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत होता है। यानी कि ठंडे के दिन में जो होता है रात में तापमान की वृद्धि जो हो जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के आने का संकेत देता है। कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आगे है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी वर्षा कराती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भाग पर टकराती है और ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है
अधिक विनाशकारी होता है। आगे देखेंगे ऋतु ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कि धरातलीय वायुदाब तथा पवन के बारे में कह रहा है कि गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तर पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दशा से पवन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ITCZ जो होता है निम्न वायुदाब की पेटी होता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब की पेटी होता है। जब निम्न वायुदाब की पेटी होगा, जिसके कारण विभिन्न दिशा से वायु को यानी पवन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आगे कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय समुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसकी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर हो जाती है। यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। ठीक ना। आगे देखेंगे कि जेट प्रवाह और उत्तरी वायु संचरण। जून में प्रायद्वीपीय के दक्षिण भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह जो होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। उसके बाद कह रहा है जेट प्रवाह ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे पूर्वी जेट प्रवाह और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चक्रवात के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग है। इस चक्रवात के बारंबारता, दिशा, गहनता, प्रभाव एक लंबे दौर में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। आगे देखेंगे कि मानसून पवन द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन ऋतु चक्रवात पाया जाता है। जैसे सबसे पहले शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु। सबसे पहले तो लाइन से याद कर लीजिएगा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। यानी ठंडा, शीत हो गया ठंडा, ग्रीष्म हो गया गर्म, इसके बाद वर्षा होगा, उसके बाद सर्दी लगेगा। ठीक ना। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। इसको याद करने के लिए पहला जो है 15 दिसंबर से 3 माह जोड़ लीजिएगा। 15 दिसंबर से 15 मार्च, 15 दिसंबर से 15 मार्च, 15 मार्च जब हो गया तब 16 मार्च से स्टार्ट होगा। यानी 16 मार्च से 15 जून तक ला होगा जो होगा ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद 15 जून से जो होगा 16 जून से 15 सितंबर तक होगा वर्षा ऋतु। उसके बाद शरद ऋतु जो होगा 16 सितंबर से 14 दिसंबर। हालांकि यहाँ पर 15 दिसंबर से शीत ऋतु स्टार्ट होल है, इसीलिए 16 सितंबर से 14 दिसंबर। एक बार साथ में बोलेंगे हम लोग,
कि शीत ऋतु जो होगा 15 दिसंबर से 15 मार्च, उसके बाद 16 मार्च से 15 जून, उसके बाद 16 जून से 15 सितंबर, फिर उस 16 सितंबर से जो हो जाएगा 14 दिसंबर तकला शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। नोट में है कि ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवन के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब इनका पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। यानी कि ये जो तिथि है सीमा रेखा को तय करता है, जो भी ऋतु है उसका सीमा रेखा तय करता है। मानसून पवन के आगमन चाहे प्रत्यार्पण में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करेगा। अगर जो भी विलंब होगा इसको प्रभावित करेगा। आगे देखेंगे हम लोग उत्तर भारत में उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ या जेट प्रभाव के कारण होता है। राजस्थान में वर्षा को मावट कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण, जिसे क्या कहता है, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ देते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम जो आया था 1980 में आया था। भारत वन सर्वेक्षण की स्थापना जो हुआ था 1 जून 1981 को भारत वन सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था। भारत वन प्रबंधन संस्थान जो है जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में भोपाल इसका मुख्यालय है। अच्छा, पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है चाहे पश्चिमी विक्षोभ या जो है पंजाब में जो गेहूं होता है खेती उसके लिए टॉनिक का काम करता है। पूछेगा जब पंजाब में गेहूं के खेती के लिए टॉनिक का जो काम करता है यह कौन काम करता है, तो पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी जेट स्ट्रीम जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नीचे और लिखा हुआ है कि बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 इसमें लागू किया था। ध्वनि प्रदूषण एक्ट जो आया था यह 2000 में आया। कब आया है? 2000 में आया है। आगे देखेंगे, देखने से पहले ऊपर जो लिखा हुआ उसको पढ़ देते हैं और नीचे छूट भी गया था कि यहाँ लिखा हुआ है काराकोरम में जो हिमनद है उसको उत्तर से दक्षिण में सजाया हुआ है। यह जो है हेवी बस, क्या है? हेवी बस। कि काराकोरम में पूछेगा हिमनद को उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए तो क्या कोड बनाया हुआ है? हेवी बस। हे से हिस्पार, बियाफो, ब से बाल्टेरो और स से सियाचिन। हिस्पार, बियाफो, बाल्टेरो और सियाचिन यानी काराकोरम के हिमनद के उत्तर से दक्षिण में सजावे ला कहे तो हेवी बस यानी हिस्पार, बियाफो, वाल्टेरो और सियाचिन। भारत सरकार पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पढ़ दिए गुरुग्राम 1984 में। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? जेम्स टार्ड ने कहा था। धौलीगिरी को सफ़ेद पर्वत भी कहा जाता है। धौलीगिरी को सफ़ेद पर्वत भी कहा जाता है। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1981 में। प्रथम वन नीति जो आया था 1952 में। वन भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल जो 1982 में, ये सब पढ़ दिए हैं। उसके बाद है कि भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह लिखे हुए हैं कि कहेगा कि भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाता है?
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उसके बाद है सामाजिक वानिकी प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष कौन है, तो खेजरी यानी खजूर का जो पेड़ होता है वही जो है सामाजिक वानिकी प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष इसको कहा जाता है। कत्था की लकड़ी जो होता है खैर से प्राप्त किया जाता है। भोजपत्र हिमालय से प्राप्त होता है। भोजपत्र कहाँ से प्राप्त होता है, हिमालय से प्राप्त होता है। भारत में सिनकोना का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, यह दार्जिलिंग में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, रूस में पाया जाता है। और सैगोन वन पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय उष्ण अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसको कहते हैं ITCZ, ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंग्लिश में कहेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि इसके बारे में देखेंगे कि विषुवत वृत्त पर स्थित, विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, निम्न वायुदाब की पेटी है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवन मिलते हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। यह मानसूनी गर्त उत्तर पश्चिम भारत का तापीय निम्न वायुदाब के विकार को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जो होता है 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवतीय वृत्त को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाता है। यानी कोरियोलिस बल के कारण जो व्यापारिक पवन है उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी कारण पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून कहलाती है। ठीक ना। आगे देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में असम ग्रीष्म ऋतु में असम में एवं पश्चिम बंगाल में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवा चलने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है। इसमें गरज के साथ वर्षा हो जाता है। इसी हवा को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर। गरज के साथ वर्षा जो होता है जिसके कारण इसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। बंगाल में इसे काल वैशाखी, बंगाल में इसे क्या कहेंगे, काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम के फसल के लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत यानी केरल में इसे आम्ल वर्षा, मैंगो शावर कहा जाता है। ठीक ना, बहुत अच्छा है। ये सब पूछता है कि यह जो होता है ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवा चलती है। तीव्र आर्द्र हवा चलती है जिसके कारण गरज के साथ वर्षा होती है। इसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल वैशाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा और केरल में अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में
ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं को लू कहा जाता है। डायरेक्ट पूछता है कि उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कहेगा जो लू किसका उदाहरण है? तो अभिवहन का उदाहरण है, अभिवहन क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक ना। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण अभिसरण NITC, ठीक है, उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। जो विषुवत पछुआ पवन या दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्व वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार कर जाती है और फेरल के नियम के अनुसरण करने लगती है और भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत में वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 80% के आसपास जो होता है भारत के जो अधिकांश वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के ही कारण होता है, लगभग 80% के आसपास। उसके बाद है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। एक हो जाता है अरब सागर की शाखा और एक होता है बंगाल खाड़ी की शाखा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दो भाग में विभाजित हो गया, एक अरब सागर की शाखा, एक हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन तीन शाखा में बढ़ जाती है। फिर अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन तीन भाग में बट जाएगी। अरब सागर की एक शाखा को मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ ये जो पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तट पर वर्षा कराती है। इसे मानसूनी प्रस्फोट यानी मानसून बर्स्ट कहा जाता है कि जून के प्रथम सप्ताह में केरल के जो होते पश्चिमी घाट के टकराकर केरल के तट पर वर्षा कराता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? मानसूनी प्रस्फोट कहते हैं। और अरब सागर के से उठने वाले मानसून की दूसरी शाखा जो है बम्बई यानी मुंबई के उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी के घाटी से होकर मध्य भारत से दूर तक वर्षा कराती है। और यह जो होता है छोटा नागपुर के इस शाखा में 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान भाग में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। उसके बाद है कि अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा जो होता है सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है और वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत ही कम वर्षा कराती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवा के समानांतर पड़ती है। पूछेगा कि राजस्थान में जो वर्षा कम होता है वो क्या कम होता है? तो अरावली पर्वत जो होता है इसके समानांतर पड़ती है। पंजाब एवं हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है और ये दोनों शाखा एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करा देती है। ठीक ना, आगे देखेंगे हम लोग।
देखिए कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ देते हैं। कि बिहार में अगर पूछे कि औसत वर्षा कितना होता है, बिहार में औसत वर्षा पूछे कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। भारत में पूछे तो 125 सेंटीमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिला को कपास के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो खरगोन जिला जो है मध्य प्रदेश के, उसको कपास के लिए सफ़ेद सोने कहा जाता है। विलुप्त हो रहे जीव तथा पेड़ पौधे के जीन को संरक्षण के लिए नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। कहेगा कि गरीबों की लकड़ी किसे कहते हैं, तो बांस को कहते हैं, और बांस को हरित सोना कहा जाता है। भारत में अनुबंध कृषि लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है, यह जो है पंजाब है। अनुबंध कृषि लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। उकठा रोग जो होता है, यह चना में होता है, और कर्नल वंट रोग गेहूं में। यह कवक कारण होता है, और कवक का नाम है टिलेटिया इंडिका, टिलेटिया इंडिका। आगे देखेंगे। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा आती है। कि गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी पर बंगाल की शाखा से जो वर्षा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जो होता है वही कराता है सबसे अधिक वर्षा, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसीराव मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहाँ लगभग जो होता है 1141 सेंटीमीटर वर्षा होता है। मानसून की अरब शाखा की तुलनात्मक रूप में अधिक शक्तिशाली होता है। कहेगा कि बंगाल की शाखा और अरब सागर में अधिक जो होता है कौन शक्तिशाली होता है, तो अरब सागर की शाखा अधिक शक्तिशाली होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आती है। यानी कि मानसून की अरब सागर के तुलनात्मक के रूप सबसे शक्तिशाली हो गया। अरब सागर और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता यानी कुल पानी का 65% जो होता है अरब सागर से, 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। मानसून के अनुसार सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का वितरण दिया हुआ है कि सबसे अधिक वर्षा जो होता है किस मानसून से होता है। सबसे अधिक वर्षा जो होगा हम लोग का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। जून से सितंबर महीने में यह चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इससे वर्षा होता है 73.7%। परवर्ती मानसून जिसको लौटती मानसून कहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में होता है। इससे जो वर्षा होगा 13.3%। पूर्वी मानसून काल मार्च से मई महीने में यह पूर्वी मानसून काल आता है। इससे वर्षा जो होगा 10%। और सबसे कम वर्षा जो होगा शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होगा। यह जनवरी फरवरी में आएगा, और इसे जो वर्षा होता है 2.6% भाग होता है। पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगा किससे होगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर में आती है। उसके बाद परवर्ती मानसून लौटती मानसून अक्टूबर से दिसंबर महीने में आएगी। पूर्वी काल मानसून मार्च मई। और सबसे कम जो होगा शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होगा। आगे देखें कि तमिलनाडु के तट। तमिलनाडु के तट जो है वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारक है कि तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवन के समानांतर पड़ता है। दूसरी बात है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। दोनों याद रखिए कि तमिलनाडु का तट जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून पवन के समानांतर पड़ता है। और दूसरी बात जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से अगर उत्पन्न होता है तो इसके वृष्टि छाया में पड़ता है।
मानसून में विच्छेदन किसको कहते हैं उसको देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में एक बार कुछ दिन तक वर्षा होने के बाद यदि एक या एक या दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेदन कहते हैं। ये विच्छेदन विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। जिसे दिया हुआ है प्रथम जो है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेदन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की शाखा की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदल आने से होता है। दूसरी बात है कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेदन जो होता है तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगे। और राजस्थान में मानसून विच्छेदन तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तर पर तापमान का विलोमता वर्षा करने वाले आर्द्र पवन को ऊपर उठने से रोकती है। जिसके कारण तीन भाग दिया हुआ है कि एक उत्तर के विशाल मैदान, एक पश्चिमी घाट और एक राजस्थान के क्षेत्र में जो होता है मानसून विच्छेदन क्यों होता है उसके बारे में देख लिए। उसके बाद देखेंगे कि मानसून का निर्वर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में निर्वर्तन हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में जाड़े के दिन में यानी कि जनवरी फरवरी महीने में वर्षा कराती है। उसके बाद है कि शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। सब कहेगा जो मानसून प्रत्यावर्तन का काल किसे कहते हैं तो शरद ऋतु को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो होता है शरद ऋतु को कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवात से पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। उसके बाद है कि भारत की जलवायु प्रदेश। तापमान एवं वर्षा के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धति में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया। अब कोपेन के अनुसार हम लोग देखेंगे। कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर तापमान एवं वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन के पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु 5 प्रकार के हैं। क्या प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। एक है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसके बारे में देखें कि जहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापांतर यानी 10 डिग्री से अधिक हो, इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा बात का है कि शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्धशुष्क मरुस्थल को यह जो है इस से डिनोट कहा जाता है। शुष्कता अधिक होने पर मरुस्थल डब्लू होता है। यानी कि शुष्क जलवायु में कोपेन जो है अर्धशुष्क मरुस्थल, जब शुष्कता कम रहे तो इस से डिनोट किया और शुष्कता अधिक रहे तो मरुस्थल को डब्लू से डिनोट किया। उसके बाद है कि ग्रीष्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडी महीने का औसत तापमान 18 से -3 डिग्री के बीच हो। एलिनो लानिनो थोड़ा देर के बाद पढ़ लेते हैं, पहले कोपेन के अनुसार देख लेते हैं। उसके बाद चौथा बात जो कोपेन का है कि हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री से अधिक, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से कम रहता है। पांचवा बात है कि बर्फीली जलवायु,
जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु के प्रकार को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेत का प्रयोग किया, जिन्होंने अंग्रेजी के वर्णमाला अगर एस कहेगा तो एस जो डिनोट किया अर्ध मरुस्थल को, और डब्लू डिनोट किया मरुस्थल के लिए। कोपेन जो है एस जो डिनोट किया अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू मरुस्थल के लिए। इस प्रकार उपविभाग को व्यक्त करने के लिए अंग्रेज के छोटे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े वर्ण में अगर एस और डब्लू कहेगा तो बड़ा एस कहेगा अर्ध शुष्क अर्ध मरुस्थल के लिए और बड़ा डब्लू कहेगा मरुस्थल के लिए। और जैसे छोटा अगर अंग्रेजी वर्ण वाला में कहे तो एफ जो हो जाएगा पर्यावरण पर्याप्त वर्षण, जहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होता है। छोटा एम जो हो जाएगा शुष्क मानसून होते हुए वर्षा वन। और छोटा डब्लू जो हो जाएगा शुष्क शीत ऋतु। और छोटा एच जो हो जाएगा शुष्क और गर्म। और छोटा सी जो हो जाएगा 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान। ठीक ना। औसत तापमान 10 डिग्री से अधिक। और जी जो हो जाएगा गंगा के मैदान के लिए डिनोट किया। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेश में कोपेन ने बांटा। कोपेन जो भारत के 8 जलवायु प्रदेश में बांटा। देखेंगे कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। और कहेगा कि AMW पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। AMW जो डिनोट किया है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार जो होता है। यह जो होता है गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर यह होता है। सोचे कहेगा AS तो यह जो होगा ग्रीष्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो वर्षण होता है यह होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में। और इसको कोपेन जो है AS से डिनोट किया। उसके बाद AW शुष्क कटिबंधीय सवाना वर्षण, यानी कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग में। BSHW के अर्ध शुष्क स्टेपी मरुस्थल उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के भाग के लिए डिनोट किया। CWG यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार BPSC में पूछा है। यह जो होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। यह गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य भारत का अधिकतर प्रदेश के बारे में डिनोट किया है। DFC के बारे में लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश के है DFC। उसके बाद ई जो है ई के बारे में कोपेन जो निर्धारण किया है कि यह जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो उत्तरी भारत के भाग है उसके बारे में डिनोट किया है, पहाड़ी भाग। ठीक ना। ई के बारे में CWG याद रखिएगा कि ये बिहार की जलवायु भी है। ई कोपेन के अनुसार CWG और भारत की जलवायु भी कोपेन के अनुसार अधिकतर भारत में CWG ही है। ठीक ना। अब आगे देखेंगे एल नीनो और ला नीनो के प्रभाव देख लेते हैं। एल नीनो और भारत के मानसून के बारे में कह रहा है कि एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ या मौसम की चरम अवस्था आती है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थान का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा
पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। जो एल नीनो है वो पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। इसके बारे में कह रहा है कि प्रथम बात जो है कि भूमध्य रेखीय जलवायु परिसंचरण की विकृति उत्पन्न करता है और समुद्र जल में वर्षण में अनियमितता इससे बन जाती है और प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियाँ की संख्या घट जाती है। ठीक ना। उसके बाद कहा भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। कि अगर भारत में मानसून की लंबी अवधि के अनुमान लगाया जाए तो उसके लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। एल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थिति और कम मानसून का कारण बनता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ जो होता है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है और पेरू यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। तो आज के चैप्टर में हम लोग देखे थे भारत की जलवायु के बारे में देखे थे। और भारत की जलवायु के लिए स्पेशल अगर हम लोग देखें तो इसको याद करने के लिए भारत की जलवायु जो है और याद करने के लिए मूल रूप से जो निर्भर करता है लैंड फॉर्म पर निर्भर करता है। एल से हो गया लैटिट्यूड अक्षांश, ए से हो गया एटीट्यूड उसके ऊंचाई, एन से हो गया नियर ऑफ सी, डी से डायरेक्शन ऑफ वाइंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशियन करंट समुद्री धारा, आर से रैन, एम से हो जाएगा माउंटेन, एस से हो जाएगा सोयल। ठीक है, इतना बात पर डिनोट करता है भारत की मानसून। मूल रूप से यही सार जो हम लोग पढ़े थे यही सार है। एल से हो गया लैटिट्यूड, एटीट्यूड यानी अक्षांश ऊंचाई, समुद्र के निकट, डायरेक्शन ऑफ वाइंड हवा की दिशा, फॉरेस्ट वन, ओशियन करेंट समुद्र की धारा वर्षा, एम से हो जाएगा माउंटेन, एस से हो जाएगा सोयल मिट्टी। इस सब पर डिनोट करता है भारत के मानसून। यानी मानसून को इतना भाग में बांटा गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए आप लोग को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।